सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स करने वाले हैं जो आज के स्टेनो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछे गए थे। मतलब नए टॉपिक्स हैं थोड़े से जिसको हम जनरली पढ़ते नहीं हैं। तो ये चाबहार पोर्ट पे क्वेश्चन बन रहे हैं रिपीटेडली, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चाबहार पोर्ट वैसे ऐसा कोई एकदम नई चीज़ नहीं है। 2017-18 में काफ़ी न्यूज़ में रहा करता था ये, लेकिन अभी न्यूज़ में इसलिए आया था 2024 में बिकॉज 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ईरान के बीच में कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेने के लिए इंडिया और ईरान के बीच में 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है। इससे पहले 2016 में, अप्रैल 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्राईलेटरल एग्रीमेंट भी हो चुका है इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। अब चाबहार पोर्ट की अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट डेवलप्ड है, जो कि अगर आप देखो तो ये ईरान में पड़ता है, बहुत पास में है ग्वादर पोर्ट के। ग्वादर पोर्ट जो है इसको पाकिस्तान में डेवलप किया था चाइना ने। जिस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है इसको ईरान में, उसी तरह चाइना ने डेवलप किया था इसको पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर चाबहार पोर्ट डेवलप किया, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया को डायरेक्ट इस तरह से अफगानिस्तान का एक्सेस नहीं है। हम ज़रूर ये पढ़ते हैं बचपन में MBA और A में है अफगानिस्तान, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये POK वाला एरिया जो है इसके साथ बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस तो हमें वहाँ पे नहीं है, इसीलिए अफगानिस्तान को का एक्सेस लेने के लिए हमने यहाँ पर ये पोर्ट को डेवलप किया, जिससे हमें कि ईजी कनेक्टिविटी भी मिलेगी, ठीक है। तो इट इज़ अ डीप वाटर पोर्ट लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। दो मेन कॉम्प्लेक्स इसमें, शाहिद कलांतरी और शाहिद बेहश्ती पोर्ट, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया 2016 में ये हुआ था और 2017 में पहली बार ये ऑपरेशनल हुआ था। उस टाइम के जो ईरान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम के, नाम एकदम से दिमाग से जा रहा है, हसन रूहानी नाम था उनका, ठीक है। तो हसन रूहानी के टाइम पे इसको ऑपरेशनल किया गया था। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इंडिया डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया का पाकिस्तान को बाईपास करके, क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तान यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ चाइना बैठा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं सेंट्रल एशिया का। अगर ये चीज़ पूरी तरह से हमारे हाथ में होती तो आप देखो कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस होता पूरा सेंट्रल एशिया का, लेकिन अब हमें इस रूट के थ्रू जाना पड़ता है जो कि बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। इट सपोर्ट्स इंडिया स्टेट विद अफगानिस्तान एंड यूरेशिया वाया द इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसको हम INSTC बोलते हैं। एंड इट सर्व्स एज अ काउंटर टू चाइनाज रोल इन पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, जो कि जस्ट इससे 170 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में है। इंडिया ने डेवलप किया उसको, ठीक है। और 2024 में यानी पिछले साल 10 साल का एग्रीमेंट लिया हमने, ऑलराइट। फिर एक क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन बेस्ड ऑन उल्पिन, दैट इज़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार जिसको बोलते हैं। ये 10 स्टेट में लॉन्च किया गया था 2021 में, और मार्च 2022 तक इसको पूरे कंट्री में पैन इंडिया इसको पहुंचाना था। ये 14 डिजिट का एक यूनिक ID है जो हर एक लैंड पार्सल के अलॉट किया जाता है। इसको हम आधार फॉर लैंड भी बोलते हैं, यानी भू आधार जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटल बनाने में हेल्प करता है। इट वॉज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था और इस डिपार्टमेंट के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज उसके तहत। ये GIS टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है लैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आएगा, फॉर श्योर आएगा आगे, और इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, ये बात पक्का है, ठीक है। जो यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हैं, कितने डिजिट का होता है? 14। आधार फॉर लैंड एंड लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में ये हेल्प करता है। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है ये? किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है उसने, ओके। ल्यूपेक्स मिशन की बात करते हैं तो ल्यूपेक्स ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। तो एक्चुअल में लूनर का मतलब है मून, तो यानी कि चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रयान 5 ये होने वाला है ल्यूपेक्स मिशन, जो इंडिया, दैट इज़ इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है ISRO और जो जापान की स्पेस एजेंसी है JAXA, उनके बीच में होने वाला है। इसको लॉन्च किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 2027 या 28 में, जापान का H3 रॉकेट यूज़ करके, ठीक है। लैंडर को डेवलप करेगा ISRO और रोवर डेवलप करेगा JAXA। लैंडर मतलब जो लैंड करेगा, रोवर मतलब जो घूमेगा। मेन इसका जो उद्देश्य है इस पूरे मिशन का, इट इज़ टू मैप द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून साउथ पोल। तो जो मून का साउथ पोल है, जहाँ पर अभी हमने अपना चंद्रयान 3 मिशन भेजा था, तो वहाँ पर हमें वाटर का प्रेजेंस देखना है, ठीक है। तो उसके लिए ल्यूपेक्स मिशन है ये। फार साइड ऑफ द मून भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये वाला जो साइड ऑफ द मून होता है, मैं कभी विजिबल नहीं होता है। क्यों विजिबल नहीं होता? बिकॉज हमें पता हुआ है कि जो मून है उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो इक्वल है, एंड दैट इज़ 27 डेज रफली। तो इसलिए हमें अदर साइड ऑफ द मून नहीं दिखता है, उसी को हम फार साइड ऑफ द मून और द साउथ पोल बोल देते हैं। तो वहाँ पर हमें वाटर की प्रेजेंस देखेंगे। नासा इसमें कंट्रीब्यूट करेगा अपना न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर दे के,
ठीक है। तो नासा का एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर दिया जाएगा ESA, दैट इज़ यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा। है तो मेन इंडिया और जापान का, बट यहाँ पर थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर की कैटेगरी में आएंगे यूरोप से और USA से। ओके, देन एक है ये आपका रोल ऑफ NDD इन टेक्नोलॉजिकल मिशन इन ऑयल सीड्स, जिस पे क्वेश्चन बना है। NDD स्टैंड्स फॉर आपका जो ये क्या बोलते हैं उसको, NDD नोडल डिवीजन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये है इसका फुल फॉर्म एंड इसका क्या रोल है ऑयल सीड में। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है ऑयल सीड में, ये 1985-86 में शुरू हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अंडर NDD, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत आता है। अभी कमेंट में आपको बताना कौन है मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Then the aim is to increase the oil seed production in India and to reduce the oil import. ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ाना है और ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है। इसके तहत यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड्स, ड्रिप इरिगेशन और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को प्रमोट किया जाएगा। ये क्रॉप प्रमोट करता है जैसे मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट एंड सेसम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मस्टर्ड, सनफ्लावर ये सब आपका कैसा है, राबी है। लेकिन सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब कैसा है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब आपका होता है खरीफ, है ना। तो मस्टर्ड है आपका राबी, सोयाबीन, ग्राउंडनट है आपका खरीफ, और इसका मेन ऑफिस कहाँ पे, हैदराबाद में। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं। अब ये वो हैं जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से करवाया। लेकिन पहले ही मैंने स्टेनो एग्ज़ाम से पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। वहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपको बताएं, एक तो इकोनॉमिक्स से 2 से 3, 2 तो पक्का मिलेंगे और 3 भी मिल सकते हैं, जो कि आज मिले हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम से एक क्वेश्चन मिलेगा। ये वो मैं स्टेनो एग्ज़ाम से सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, वही चीज़ें, कोई चेंज नहीं है अभी, ठीक है। देन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हमें अच्छे से करके जाना है। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया तो वहीं से ही क्वेश्चन बना है। जैसे बीमस्टेक मैंने बताया था, तो बीमस्टेक से क्वेश्चन बना है, ठीक है। सार्क पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देन आसियान पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया मेंबर है। जैसे आसियान में तो इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन बीमस्टेक में है, सार्क में है, तो ये सब पढ़ के जाइएगा। जैसे SCO में इंडिया मेंबर है, तो ये पढ़ के जाइएगा। ब्रिक्स आगे 100% लिख के ले लो, ब्रिक्स से क्वेश्चन ना आए तो पक्का आएगा। स्टैब्लिश कब हुआ था, कौन कौन मेंबर है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टैब्लिश कब हुआ था, मेंबर कौन है, वो सारे बस फैक्ट पूछ रहा है, वो आपको याद करके बस इसमें जाना है, ठीक। जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास फैटमैन है तो वहाँ पर सारा ऑर्गेनाइजेशन लिखे हुए हैं, वहाँ से अच्छे से फैटमैन से करके जाइएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देन शेड्यूल्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, या मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा था नया आया तो मैंने आपको पढ़ा दिया वो। लेकिन ये सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं, बस बता रहा हूँ मैं आपको कि इसको छोड़ना नहीं, इसको लास्ट टाइम रिवाइज करके जाना। तो जितने भी 12 शेड्यूल्स हैं, क्योंकि वही है कि मैं पढ़ाने लगूंगा तो फिर भी आधा घंटा जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। आप सर्च करोगे, पढ़ना ही है ना आपको, ढेरों वीडियोस पढ़े हुए। FRB सीरीज़ में जाओगे, उसकी प्लेलिस्ट में पॉलिटी में जाना, जो सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर है, सेलिएंट फीचर वाला, या फिर अलग से हो सकता है शेड्यूल पढ़ाओ, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा वही लेक्चर करते हैं, तो दूसरे लेक्चर में पूरा मिल जाएगा आपको। अब यहाँ मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा, 1-2 चीज़ छूट जाएगी, इससे अच्छा पूरा वहाँ से कर लो, या फिर अगर तुम्हारे पास किताब है फैटमैन, उससे पढ़ लो, जो भी है तुम्हारे पास, लेकिन शेड्यूल करके जाना, ठीक है, अच्छे से, बिकॉज क्वेश्चन बन रहा है और मल्टीपल क्वेश्चन बने, एक नहीं। आर्टिकल, सिर्फ कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखना, हर आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आज जो है इमरजेंसी से बने, जैसे आर्टिकल 356 वगैरह से, तो आगे किसी से भी बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करके जाना। तो इंपॉर्टेंट का क्या कुछ होता नहीं, लेकिन अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आप समझ लीजिए कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पढ़ रखे हैं, ठीक है। मैंने ना तो ज़्यादा पढ़ा है ना कम पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, बस आपको रिवाइज कर लेना। 356 सबको पता होता है, बेसिक्स आर्टिकल होता है वो, ठीक है। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यही पढ़ लो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। बट हिस्ट्री में एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, एंशिएंट मत छोड़ना। एंशिएंट में वैदिक वाला और ये जो मौर्य वाला है, ठीक है, ये मगध एम्पायर में बोल सकता हूँ। वैदिक और ये जो मगध एम्पायर है, मेनली मौर्य, इसको अच्छे से करके जाना, वैदिक और मौर्य, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है एंशिएंट में। देन इफ़ आई टॉक अबाउट द मिडाइवल, तो मिडाइवल में ना दिल्ली सल्तनत जैसे अच्छे से करके जाना, दिल्ली सल्तनत, ये करके जाना अच्छे से। ज्योग्राफी में ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ सोलर सिस्टम से क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में भी खूब बने, और यहाँ पर आज भी सिलेक्शन इसमें स्टेनो में भी बने, तो सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ के जाना इसमें, ठीक है। देन और क्या बचा, स्टैटिक का भी आपको बता देते हैं। तो स्टैटिक में सेंसस से क्वेश्चन बना है,
बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन बना है, PDF फैटमैन वाली मैंने डाल रखी है पर हमारे SSC टेलीग्राम में, उससे करके जाना, बाहर नहीं जाएगा। जैसे आज नेम सेक पूछा था, अब नेम सेक किसकी होती है? झुम्पा लहरी की, ठीक है, ये हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं और वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेंसस पढ़ के जाना है, सेंसस आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। और इकोनॉमिक्स में एक चीज़ नोटिस करना, इकोनॉमिक्स में ही, इस इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है और उसको हम बोलते हैं, ये जो 1991 का इंडस्ट्रियल एक्ट है, इसको अच्छे से करके जाना। नहीं होगा तो इसमें मैं जो कंटेंट है इसको डलवा दूंगा पर हमारे SSC टेलीग्राम पे। 1991 का जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, इसको हम 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता ही देता हूँ यहाँ पे लगे हाथ, कि भाई हमने यहाँ पर LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, क्यों, और ये सिलेक्शन पोस्ट में ना भर भर के क्वेश्चन पूछा, पक्का आगे जिनका एग्जाम है पक्का पूछेगा, ठीक है। तो आपको पता है 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी। इसका मतलब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे, सिर्फ 15 दिन के बाकी थे फॉरेक्स रिजर्व, हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। IMF के पास गए लोन लेने, उसने कुछ शर्त पे हमें लोन दिया, वो ये बोला आप लिबरलाइज करो अपनी इकोनॉमी को, उदारवादी बनाओ, दैट मीन लिबरेट करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लो। लिबरेट का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी लो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो लाइसेंस राज आपने चला रखा है उसको ख़त्म करो, नहीं, डी लाइसेंसिंग हुई। क्या हुई? डी लाइसेंसिंग। लाइसेंस राज 1948 में शुरू हुआ था, ठीक है, जो 1956 की पॉलिसी में, और जो सेकेंड इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें और बहुत ज़्यादा ये रिजिड बन गया था, जहाँ हमने 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्री को बांट दिया, शेड्यूल A, B, C। A में 17 इंडस्ट्री, B में 12 और बाकी बच गई C में। A वाली जो शेड्यूल A में इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी गवर्नमेंट पब्लिक के हाथ में, शेड्यूल B में जितनी इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट के हाथ में, बट उसमें प्राइवेट प्लेयर हेल्प ली जा सकती है। शेड्यूल C में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर के हाथ में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ आप अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हो। यहीं पर है ये आपको MRTP एक्ट भी पता होना चाहिए, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट, ये जो आया था, ठीक है। इसको रिप्लेस किया गया था कंपटीशन एक्ट से, जो 2002 का है। 2002 का जो कंपटीशन एक्ट है उससे इसको रिप्लेस किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बार ये एक्ट आया था 1969 में, देन रिवाइज किया गया था 1991 में, देन इसको रिप्लेस किया था कंपटीशन एक्ट ऑफ, जो आपका 2001 है, उसने, सॉरी 2002 है, ठीक है, 2002 का। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1991 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसने LPG रिफॉर्म्स, मतलब कि मेनली ये था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो चुके थे, तो उसको लेने के लिए फिर ये हमें रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो ये हैं आपके इंग्लिश के। बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो रीजनिंग है वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आपको घबराना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन अगर आपके में आ रहे हैं तो सबके में आ रहे हैं, सिर्फ आपके में नहीं आ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंग्लिश है वहाँ पर ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो नरेशन है उसके भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नरेशन के, फिर थोड़ा वॉइस भी अच्छे से दे के जाना। PSP सर ने इस पे लेक्चर ले रखे हैं वन शॉट, तो अगर आपको लास्ट टाइम में देखना है तो आप देख सकते हैं, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। देन जो क्लोज टेस्ट और जो पैसेज है उसके लिए बी रेडी, थोड़े से आपको टफ देखने को मिल सकते हैं, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर टाइम है तो करके जाइएगा। बाकी तो इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको एकदम डिटेल में बता सकूँ, ठीक है, मैंने अपने सब्जेक्ट का बता दिया है। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट है, किसी को कुछ बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।